हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर थर्ड लेक्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स के बारे में और थोड़ा बहुत सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। ये चैप्टर में हमको इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखना है, इंस्ट्रूमेंट टाइप्स एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैन कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसे क्लासीफाई होता है वो देखना है। इंस्ट्रूमेंट कैन बी सब डिवाइडेड इंटू सेपरेट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द सेवरल criteria. These sub-classification are useful in a broadly establishing several attributes of a particular instrument, such as the accuracy, cost, and general applicability of to the different applications. जिसमें सबसे पहले क्या आता है, एक्टिव एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट आर सब डिवाइडेड इनटू द एक्टिव एंड पैसिव वन according to the whether the instrument output is entirely produced by quantity being measured, or whether the quantity being measured simply modulate the magnitude of some external power source. दिस इज इलिस्ट्रेटेड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में इलिस्ट्रेट किया है। तो एक्टिव एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? तो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल देखे थे। एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस दिया गया है। तो ये जो डिवाइस है वो पैसिव टाइप का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो एनर्जी है, ठीक है, हम एनर्जी क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लूइड का जो प्रेशर है वो यूज़ कर रहे हैं। वो किसको दे रहे हैं? हम पिस्टन को दे रहे हैं। ठीक है, और वो पिस्टन का जो भी प्रेशर के अकॉर्डिंग ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है, तो जो भी यहाँ पे मूवमेंट होगा पिस्टन का वो रिफ्लेक्ट होगा आपके स्केल में। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का है? पैसिव टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसलेटेड इनटू द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर अगेंस्ट द स्केल। द एनर्जी एक्सपांड इन मूविंग द पॉइंटर इज derived द entirely फ्रॉम द चेंज इन प्रेशर मेजर। देर आर नो अदर एनर्जी इनपुट टू द सिस्टम। कोई अदर टाइप का इनपुट यहाँ पे नहीं है, इसलिए वो क्या है, पैसिव टाइप का। एक्टिव टाइप का एग्जांपल क्या होता है? द एक्टिव इंस्ट्रूमेंट इज अ फ्लोट टाइप पेट्रोल टैंक लेवल इंडिकेटर एज। तो यहाँ पे देखो पेट्रोल लेवल टैंक का एक इंडिकेटर है, तो एक फ्लोट वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, आपको भी पता होगा कि पेट्रोल टैंक जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक फ्लोट वहाँ पे रखा जाता है। वो फ्लोट जैसे जैसे वो वहाँ पे ऊपर आएगा तो आपको वैसे वैसे यहाँ पे आपको एक आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसके अंदर, हियर द चेंज इन अ पेट्रोल लेवल। यहाँ पे देखो ये लाइन में, हियर द चेंज इन अ पेट्रोल लेवल मूव्स द पोटेंशियोमीटर आर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियोमीटर की आर्म जो है वहाँ पे वो चेंज कर रहा है। जैसे जैसे फ्लोट ऊपर या नीचे जाता है तो एक पोटेंशियोमीटर होता है जिसकी आर्म यहाँ पे चेंज हो रही है। एंड द आउटपुट सिग्नल कंसिस्ट ऑफ अ प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर। द एनर्जी इन द आउटपुट सिग्नल कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पावर सोर्स। यहाँ पे ध्यान रखो, देखो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पावर सोर्स लगाया गया है क्योंकि पोटेंशियोमीटर विद द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इसके लिए इसको एक्टिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसके ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है, क्योंकि एक अदर टाइप का एक एनर्जी सोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है टू शो और टू इंडिकेट द। यहाँ पे जो भी इंडिकेटर, मतलब यहाँ पे क्या इंडिकेट करना है हमको, पेट्रोल का लेवल। तो पेट्रोल के जो लेवल का जो वहाँ पे इंडिकेटर आप देखते हो, तो उसके अंदर जो इंडिकेटर कैसे चलता है, ये जो भी आपका पोटेंशियोमीटर है तो वहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज से वो चीज़ चलती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट। और पैसिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई अदर एनर्जी का सिग्नल वहाँ पे एनर्जी इनपुट नहीं होगा, इसके लिए उसको पैसिव बोलते हैं। इन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट एन एक्सटर्नल पावर सोर्स इज यूजुअली इन द इलेक्ट्रिक फॉर्म, बट इन सम केस इट कैन बी अदर फॉर्म एनर्जी सच एज अ पेन्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, कोई भी टाइप की एनर्जी वहाँ पे हो सकती है। वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट इज दैट लेवल ऑफ मेजरमेंट रिजोल्यूशन दैट कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, रिजोल्यूशन अच्छे से अच्छा वहाँ पे मिल सकता है। विद द सिंपल प्रेशर गेज शोन द अमाउंट ऑफ मूवमेंट मेड बाय द पॉइंटर फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर चेंज इज अ क्लोजली डिफाइंड बाय द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, which list it is a possible to increase the measurement resolution by making the pointer longer। अगर पॉइंटर को लॉन्गर बनाओगे तो वहाँ पे आपका रिजोल्यूशन आपको ज़्यादा मिल सकता है। such that pointer tip moves through a resolution by making the pointer moves through a longer arc
and a slope of such instrument is clearly restricted by the practical limit. How long the pointer can be conveniently be in the active instrument, however, the adjustment of magnitude of external energy input allows the much greater control over the मेजरमेंट रिजोल्यूशन. तो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पास एक अलग से एनर्जी सिग्नल है, तो उसके कारण आप वहाँ पे बेटर कंट्रोल कर सकते हो दैन दी पैसिव इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. The scope of improving measurement resolution is the much greater. Inaccidentally, it is not infinite because the limitation of place on the magnitude of external energy input. ठीक है. तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि अगर आपके पास अलग से एक एनर्जी सिग्नल होगा तो आपके पास बेटर यहाँ पे कंट्रोलेबिलिटी रहेगी. ठीक है. आप वहाँ पे कंट्रोल करके आपका जो भी मेजरमेंट आपको शो करना है वो इफेक्टिवली कर सकते हो. पर अगर पैसिव होगा तो वहाँ पे रिजोल्यूशन अच्छे से नहीं मिल पाएगा. रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल जो मेजरमेंट हो रहा है वो क्लोजली ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है. मेजर्ड वैल्यू अलग होती है और ट्रू वैल्यू अलग होती है. जो मेजर्ड वैल्यू आपको जो आपका इंस्ट्रूमेंट दिखाता है वो आपकी मेजर्ड वैल्यू है. पर ट्रू वैल्यू क्या है, आपको सपोज आपको वहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो प्रेशर है वो इतना बार है. प्रेशर बार में मेजर होता है तो इतना बार है. ठीक है. सपोज करो 10 बार वहाँ पे दिखा रहा है, पर एक्चुअली वहाँ पे कितना है 11 बार है. अब ये जो 1 बार का वहाँ पे मिसिंग हुआ वो किसके कारण है, ये जो इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना है तो उसके लिए थोड़ी बहुत एनर्जी उसमें भी लगेगी. ठीक है. तो वो जो एनर्जी वहाँ पे लॉस हो रही है वो आपको मेजर्ड वैल्यू में नहीं दिखेगी. तो आपकी ट्रू वैल्यू क्या हुई 11 बार, पर आपको मेजर्ड कितनी मिली 10 बार. ठीक है. तो आपकी एरर क्या हुई 1 बार की वहाँ पे एरर हुई. तो ये रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कितना क्लोजली आप ट्रू रीडिंग के कितना क्लोज हो उसको ही हम रिजोल्यूशन बोलते हैं. इन टर्म ऑफ कॉस्ट, पैसिव इंस्ट्रूमेंट आर नॉर्मली मोर सिंपल कंस्ट्रक्शन देन द एक्टिव. तो कॉस्ट के कंपेयर में अगर देखने जाओ तो आपका जो पैसिव इंस्ट्रूमेंट है वो एक्टिव से बेटर है. देयरफॉर चीपर टू मैन्युफैक्चर. देयरफॉर चॉइस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स द केयरफुल बैलेंसिंग द मेजरमेंट रिजोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट द कॉस्ट. ठीक है. अगर रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग देखते हो तो आप एक्टिव ले लो, अगर कॉस्ट आपको देखनी है मेन तो फिर पैसिव इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बढ़िया है. ठीक है. नल टाइप एंड डिटेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. द प्रेशर गेज इज अ जस्ट मेंशन इन अ गुड एग्जांपल ऑफ डिटेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट. तो डिटेक्शन नहीं, वहाँ पे डिफ्लेक्शन है. डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर पॉइंटर है आपका वो डिफ्लेक्ट होके आपको कोई एक पर्टिकुलर रीडिंग देता है कि वो 5 है 7 है या 10 है, तो उसको डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे. वेयर द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बिंग मेजर इज अ डिस्प्ले इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ movement of a pointer. Alternative type of pressure gauge is a dead weight gauge. यहाँ पे देखो एक अलग से दिखाया गया है डेड वेट टाइप है. ठीक है. विच इज़ अ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पे नल टाइप में क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी उसके वेट्स है. ठीक है. और वेट्स आर पुट ऑन द टॉप ऑफ अ पिस्टन अंटिल द डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस द फ्लूइड प्रेशर. तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है कि आपके पास ऑलरेडी वो प्रेशर को मेज़र करने के लिए आपके पास डेड वेट है. ठीक है. वो डेड वेट को आप क्या करोगे, आप जो पिस्टन है उसके ऊपर रखोगे, और जब ये जो पिस्टन है वो बैलेंस हो जाए तो जितने अपने डेड वेट ऊपर रखे हैं उतना आपका वो प्रेशर होगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये डेड वेट पहले तो बनाने पड़ेंगे. ठीक है. तो वो पर्टिकुलर डेड वेट बनाने पड़ेंगे और उसके बाद उसके ऊपर मार्किंग होगा. जैसे आपका वेट, जो आपका वेट का कांटा होता है. ठीक है. तो उसके अंदर जो पहले आते थे, अभी डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम वेट्स के साथ यूज़ करते थे अलग अलग 100 ग्राम के, 200 ग्राम के, 500 ग्राम के, केजी के, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, तो सबके वेट्स पहले से डेड वेट हमने बना के रखे. ठीक है. वो डेड वेट को एक साइड में रखते हैं और दूसरी साइड में जिसको हमको नापना है वो क्वांटिटी वहाँ पे रखते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है. नल डिटेक्शन कर रहे हैं. ये जो नल टाइप का मतलब क्या है, वहाँ पे हम नल डिटेक्शन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि देखो वेट में क्या होता है कि सपोज आपने एक साइड पे 1 केजी का वेट रखा है. ठीक है. 1 केजी का डेड वेट रखा है. अब आपको पता है कि ये 1 केजी कंप्लीट है. ठीक है. अब जो भी क्वांटिटी आपको मेज़र करनी है वो उसके कंपेयर में मेज़र करोगे, तो दूसरी साइड पे आप जो भी रख रहे हो वो आपकी वो क्वांटिटी को आपको मेज़र करना है.
तो वो रखते जाओगे, 1 kg होगा तब क्या होगा, दोनों जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो नल हो गई, ठीक है, इक्वल हो गई, तो उसको ही बोलते हैं हम नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो नल टाइप का एक बेस्ट एग्जांपल है आपका जो वेजिंग मशीन होता है, कहीं भी आपने देखा होगा वेट मशीन, तो वो क्या करता है, एक साइड पे हम हमारे नोन जो डेड वेट है वो रखते हैं, और दूसरी साइड पे जिसको मेजर करना है वो रखते हैं, ठीक है। तो वो नल टाइप हुआ, और डिफ्लेक्शन में पर्टिकुलर आपको डिफ्लेक्शन वहाँ पे दिखाएंगे। तो देखो उसका भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कि जो भी आप डिजिटल देखते हो, डिजिटल टाइप के इंस्ट्रूमेंट देखते हो, तो डिजिटल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली वहाँ पे मेजरमेंट दे देता है, ठीक है। जो भी आपको वहाँ पे डेड वेट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे डायरेक्टली आपको, पर वहाँ पे पॉइंटर नहीं होता है, वो बात अलग है, पॉइंटर नहीं होता है, पर वो भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है कि वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं है, पर डायरेक्टली आपको वो वेट दे देता है, वहाँ पे कोई आपको डेड वेट की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर अच्छे से अगर डिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल समझना है, तो ये समझ सकते हो कि आपने वेजिंग मशीन देखा होगा, जिसके ऊपर आप खड़े रहते हो, नीचे एक पॉइंटर, ऐसे पॉइंटर जो होता है, डिजिटल टाइप के नहीं, पॉइंटर टाइप के जो वेट मशीन आते थे, जिसके अंदर आप अपना वेट नाप सकते हो, तो वो क्या करते थे, आप ऊपर जैसे ही खड़े रहते थे तो वो पॉइंटर मूव होता था, ठीक है। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली आपका वेट शो करता है, तो वो है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पर अगर कहीं पे आपको ऐसा है कि आप खड़े रहे हो और साइड में एक और वहाँ पे डेड वेट रखते हो, आप सपोज करो आपने पहले 20 kg रखा, 30 kg, 50 kg, 60 पे आपका नल हो गया, मतलब आप इक्वल पे आ गए, तो आपका वहाँ से मिल जाएगा कि हाँ मेरा इतना वेट है, तो वो टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे नल टाइप। पर अगर कहीं पे डायरेक्टली आपको पॉइंटर शो करता है, तो वो है हमारा डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। और फिर आता है एनालॉग एंड डिजिटल। सबको पता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, आउटपुट वेराइज कंटिन्यूसली एज क्वांटिटी बिंग measured changes. The output can have an infinite number of values within the range that the instrument is designed to measure. The deflection type of pressure gauge जो हमने आगे डिस्कस किया डिफ्लेक्शन टाइप, तो वही एक एनालॉग का एग्जांपल है। तो मैंने अभी बोला कि वेट मशीन जो हम यूज़ करते हैं ऊपर खड़े रह के, और कांटा जैसे आगे बढ़ता है, तो वो हमारा एनालॉग टाइप है, क्योंकि वहाँ पे एक हम डायरेक्टली डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल के अंदर क्या होगा कि डिजिटल फॉर्म में होगा, वो आपको डायरेक्टली डिजिटल डिजिट दिखाएंगे, 1 2 3 10 20 50 या 100, ठीक है। तो वहाँ पे डायरेक्टली हम डिजिटल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगी, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी हमारे पास, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर नहीं होगी। देखो एनालॉग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है, 1 से लेके 2 के बीच में कितनी सारी वैल्यूज बन सकती है, देखो 1 से लेके 2 के बीच में 1.1 1.2, ऐसे ही अगर अगर पॉइंट बढ़ाते हो तो 1.11 1.12, तो ऐसे काफ़ी सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बन सकती है। पर डिजिटल के अंदर ऐसा नहीं होता है, डिजिटल के अंदर क्या होता है, 0 एंड 1 होता है, ठीक है। तो आइदर 0 0 को 0 0 रखोगे तो वो 0 बनेगा, 0 0 1 बनाए तो आपको वो 1 बनेगा, पर 1.1 ऐसी वैल्यूज वहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको अगर ऐसे वैल्यूज चाहिए तो मिल सकती है, पर वो लिमिटेड है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ही आपको मिल सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हम नहीं बोल सकते वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक कैम है और एक स्विच है, तो उसका जो वेट है वो काउंटर यहाँ पे जितनी बार वो टच होगा वो वहाँ पे वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो एनालॉग एंड डिजिटल के बारे में बताया। अगर आपको जो भी एनालॉग क्वांटिटी आपने मेज़र की है, अगर उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो भी आप कर कर सकते हो अभी, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट जो भी हमने पहले देखते थे तो सारे एनालॉग ही थे हमारे पास, ठीक है। एनालॉग एमीटर थे, एनालॉग ए मीटर थे, वोल्ट मीटर थे, एनालॉग वॉट मीटर थे, पावर भी हम एनालॉग में मेज़र करते थे। फिर आपने अपने एनर्जी मीटर्स देखे होंगे, आपके जो घर में एनर्जी मीटर लगा होता है बाहर, वो भी क्या था, पहले एनालॉग टाइप था, वो वहाँ पे डिस्क घूमती थी, तो वो भी एक एनालॉग टाइप का ही एनर्जी मीटर था। पर अब क्या आ गए, डिजिटल, डायरेक्टली आपको डिजिट शो करते हैं। तो उसके लिए क्या 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 करना पड़ता है, सबसे पहले मेजर तो हम एनालॉग में ही करते हैं, पर उसको क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में डालते हैं, ताकि ये जो एनालॉग सिग्नल है उसके इक्वल डिजिटल सिग्नल क्या हो वो मिल जाए हमको। और फिर वो डिजिटल सिग्नल को हम क्या करते हैं, कहीं पे डिस्प्ले करवा देते हैं डिस्प्ले यूनिट से, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या लगता है, A to D कन्वर्टर लगता है बीच में, ठीक है।
तो वहाँ पे देखो यहाँ पे पढ़ो थोड़ा ए टू डी कन्वर्टर में। फर्स्टली द ए टू डी कन्वर्टर एड्स द सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू द सिस्टम। सेकेंडली तो ये यहाँ पे देखो क्या क्या उसके डिसएडवांटेज है। तो ए टू डी क्या करता है, पहले तो थोड़ा कॉस्टिंग इन्वॉल्व करता है क्योंकि यहाँ पे सर्किट्स लगेगी काफ़ी सारी। सेकेंडली फाइनाइट टाइम इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल, थोड़ा बहुत टाइम लेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने में। टाइम कैन बी क्रिटिकल इन अ कंट्रोल ऑफ फास्ट प्रोसेस वेयर द एक्यूरेसी ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द कंट्रोलिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसा होगा कि भाई जल्दी आउटपुट चाहिए तो फिर आपको वहाँ पे सिस्टम को जल्दी बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि एनालॉग सिग्नल आएगा उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और फिर आपको आउटपुट में देगा, तो उतना टाइम लग जाएगा। और कहीं पे अगर ऐसा है कि एक्यूरेसी डिपेंड ही करती है स्पीड पे, तो फिर वहाँ पे वो नहीं चल पाएगा, तो उसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा या तो फिर वहाँ पे डायरेक्टली एनालॉग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ तक हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें, अभी तो सेंसर्स पढ़ने हैं यहाँ पे, अभी तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो वो सब देखो और कमेंट में आपका एनरोलमेंट नंबर डालो, तभी आपकी अटेंडेंस गिनी जाएगी, नहीं तो ज़ीरो अटेंडेंस गिनी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।